140 करोड़ की जनता में 81 करोड़ लोगों को तो आप 5-5 किलो राशन देके पाल रहे हो। क्या फायदा भाई साहब उस चौथी अर्थव्यवस्था का। तमाम बड़ी बड़ी कॉलोनियों में आप चले जाइए, जो बड़े बड़े विहार हैं, जो साउथ दिल्ली की पॉश कॉलोनी है, आगे लोगों ने 12-12, 15-15 फुट तक अपने रैंप बढ़ा के रख रखे होते हैं, उनको नहीं तोड़ा जाता। ये कहते हैं कि केंद्र का रास्ता यूपी से तय होकर आता है और वही हुआ है, लेकिन बुलडोजर का रास्ता भी शायद यूपी से ही तय होकर दिल्ली में आ पहुंचा है। दिल्ली में हर चारों तरफ बुलडोजर गरज रहा है, झुग्गी झोपड़ियों पर, एक साथ पक्के मकानों पर चल रहा है। यहीं पे शर्मा जी मौजूद है हमारे साथ में, बात करेंगे। जी शर्मा जी, जैसे मोदी जी ने वादा किया था जहां झुग्गी वहीं मकान है, तो क्या कहोगे? मोदी जी ने वादा करा था और मोदी जी के वादे पे जो व्यक्ति यकीन कर लेता है मैं उसे महामूर्ख मानता हूँ। साफ बात है, मोदी जी की बात पे अगर आप यकीन कर लेते हैं तो इसका मतलब आप मूर्ख हैं, आप अज्ञानी हैं, आप बहुत भोले इंसान हैं। सीधे शब्दों में कहूँ तो बहुत भोले इंसान है कि मोदी जी की बात पे यकीन कर लिया। मोदी जी ने तो इसी चुनाव से पहले वादा करा था फरवरी में, आने वाली 8 मार्च को हमारी सरकार बनने के बाद, हमारी जब सरकार बन जाएगी आने वाली 8 मार्च को प्रत्येक महिला के खाते में 2500 रुपये आ जाएंगे, क्योंकि 8 मार्च का महिला दिवस होता है। आ गए मोदी जी 2022 से लगातार हर राज्य में जा जाके घोषणा कर रहे हैं। 2022 में यूपी में आपने शुरुआत करी, यूपी से जिक्र छेड़ा तो यूपी की याद दिलाता हूँ आपको। 2022 में यूपी में चुनाव थे, यूपी में जाके भी यही घोषणा करी थी ना कि लगातार आपको यूपी वालों हमारी सरकार बना दो, आपको 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा, आपको आने वाली हर होली और दिवाली पे सिलेंडर मुफ्त मिलेगा। मोदी जी घोषणा करके आए थे, योगी जी ने सुनी उनकी बात। 4 होली निकल गई, चौथी दिवाली निकलने वाली है, मिल गया सिलेंडर मुफ्त, मिल गया सिलेंडर 500 रुपये में। राजस्थान में यही वादा, छत्तीसगढ़ में यही वादा, हरियाणा में यही वादा, आसपास के अड़ोसी वड़ोसी सब राज्यों में यही वादा करा उन्होंने। किस में दे दिया? कौन सा वादा उन्होंने पूरा कर दिया? तो जहाँ झुग्गी वहाँ मकान का जो वादा था, राजनीतिक वादा था, राजनीति के हिसाब से उनकी अपनी गोटी सिक गई, उनकी रोटी सिक गई, बस हो गया उनका काम पूरा। उन्होंने जब इलेक्शन से पहले 1675 मकानों की बड़ा जबरदस्त इवेंट ऑर्गेनाइज करा था कि 1675 फ्लैट जो हैं ये गरीबों को दिए जा रहे हैं, और उनके 150 लोगों को चाबी पकड़ाई गई थी। वो 150 के बाद बाकी जो है उनको मिली या नहीं मिली अभी तक कोई नहीं जानता, इस बारे में किसी को नहीं पता। और 8 मंजिला इमारत जो बनाई गई थी, 8 मंजिला इमारत में लोगों को फ्लैट दिए गए थे। 8 मंजिला इमारत में ना तो लिफ्ट चलती है, ना ऊपर तक पानी चढ़ता है, ना वहाँ प्रॉपर बिजली रहती है। वहाँ से एक बाल्टी पानी लाने के लिए भी लोगों को 8 मंजिल नीचे उतरना पड़ता है, क्योंकि पानी ऊपर तक जाता नहीं है, पानी चढ़ता नहीं है ऊपर तक। हालत ये कर दी है लोगों की, तो आज वो लोग परेशान हैं। जिन्होंने वहाँ पे फ्लैट ले भी लिए तो वो भी परेशान है। और ये सरकार का सीधा सीधा मोटो है, गरीबियों को हटा दो, गरीबी अपने आप ही हट जाएगी। लेकिन मोदी जी या सरकार ये कह रही है कि जो अवैध कब्जा था हम उन्हीं को हटा रहे हैं, जिनका ठीक है जी, उनको नहीं। अवैध कब्जे क्या सिर्फ ये झुग्गी वालों ने कर रखे हैं, बड़े बड़े तमाम उद्योगपति हैं। दिल्ली का ही आपको उदाहरण देते हैं, दिल्ली का एक सैनिक विहार इलाका है, दिल्ली का साउथ दिल्ली में सैनिक विहार इलाका है। सैनिक विहार सबसे पॉश कॉलोनी मानी जाती है साउथ दिल्ली की। उस पॉश कॉलोनी का आज तक मुकदमा चल रहा है कि वो भी अवैध ही है, लेकिन वहाँ पे बड़े बड़े जज, रिटायर जज, वकील और वो बड़े बड़े संतरी मंत्री सबकी कोठियाँ बनी हुई हैं। उस पर एक बार भी आपका बुलडोजर नहीं चला साहब, क्यों? उस पर क्या दिक्कत आ जाती है? उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? क्योंकि वहाँ सारे तमाम बड़े बड़े अफसर रहते हैं। तमाम बड़ी बड़ी कॉलोनियों में आप चले जाइए, जो बड़े बड़े विहार हैं, जो साउथ दिल्ली की पॉश कॉलोनी है, आगे लोगों ने 12-12, 15-15 फुट तक अपने रैंप बढ़ा के रख रखे होते हैं, उनको नहीं तोड़ा जाता। लेकिन आप अपने घर पे सिर्फ 3 फुट की अपनी नाली कवर करके अपना रैंप बना लीजिए, एमसीडी वाले फौरन आ जाएंगे तोड़ने के लिए। गरीबों पर ही सब जोर चढ़ता है, अमीरों पर जोर क्यों नहीं चलता? तमाम वीआईपी बंगले हैं। अभी आपको एक मैं पूर्वी दिल्ली में शास्त्री नगर कॉलोनी है, खुरेजी के पास में, शास्त्री नगर कॉलोनी में पटरी पे ही वहाँ के निगम पार्षद ने अपना पटरी पे ही कार्यालय बना दिया, पटरी पे कब्जा करके। निगम पार्षद कार्यालय इतनी बड़ी पटरी पे पूरा कब्जा करके, वो अवैध नहीं है भाई साहब? पार्क में कब्जा करके जो है, ग्रेटर कैलाश में पार्क में कब्जा करके अपना वो कर लिया उसने कि ये मेरा निगम पार्षद का कार्यालय है। ये अवैध कब्जे नहीं है। इन अवैध कब्जों पे तो बुलडोजर नहीं चलेगा आपका। दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष सेवा साहब जो हैं, उन्हीं के घर के आगे उन्होंने इतना सारा जो है कब्जा कर रखा है, अपनी आगे बढ़ा रखी है, बाउंड्री बढ़ा रखी है, और उसके बाद उसको निकाल रखा है। वो अवैध कब्जा आपको दिखेगा ही नहीं, क्योंकि वो बीजेपी का। दिखेंगे आपको कौन? जो गरीब आदमी है, जो आपको वोट नहीं देते थे, लेकिन इस बार उन्होंने आपदा तो विदा कर दी और विपदा उन्होंने मोल ले ली, अब भुगती है सारा। लेकिन सिलेंडर जो था वो सस्ता करने का वादा था, ये अचानक बढ़ा दिए। कैसे बढ़ गया? वादा करा जो ये वादा करें आप, अगर वो वादा ऐसा कर रहे हैं तो आप उसे ऐसे समझ के चलिए। सीधी सी बात है, उन्होंने कहा हम सिलेंडर सस्ता करेंगे, 500 रुपये का करेंगे और मुफ्त देंगे। वो 500 रुपये में से उन्होंने 10% और बढ़ा दिया। लो भैया 803 का मिलता है, आपको 853 का मिलेगा। देश हित में आप योगदान पूरा नहीं दे रहे अभी आप। सीधी सी बात है। गर्भवती महिलाओं के लिए बात करी गई थी, 21,000 रुपये देंगे और गर्भवती महिलाओं को पोषण किट देंगे। क्या वो पोषण किट किसी भी गर्भवती महिला को अभी तक मिली है? उसके बाद से सरकार बनने के बाद से आज करीब 4 महीने हो गए सरकार को बने हुए भी, एक भी कोई गर्भवती महिला को कहीं भी जाके किसी पोषण किट का हवाला दिया गया ये 21,000 रुपये तू पकड़, तू गर्भवती है और ये पोषण किट है। उस पोषण किट में ये कहा गया था भाई इनको थोड़े से खाने पीने की पौष्टिक चीज़ें जो हैं वो दी जाएंगी। किसी को दी गई हैं? किसी को नहीं, खत्म कहानी। बुजुर्गों को दिया जाएगा, पेंशन दी जाएगी, 3,000 रुपये का दिया जाएगा, सब के सब बातें करे थे, सत्ता मिल गई, बात खत्म हो गई। लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि
देश की दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है अपना देश, और आप बता रहे हो कि गरीबी बढ़ रही है। हाँ बिल्कुल है जी, चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। तो बताइए अगर अर्थव्यवस्था का फायदा आम आदमी को मिल रहा है, 140 करोड़ की जनता में 81 करोड़ लोगों को तो आप 5-5 किलो राशन देके पाल रहे हो, क्या फायदा भाई साहब उस चौथी अर्थव्यवस्था का? चौथी अर्थव्यवस्था का फायदा तब हो जब वो अर्थव्यवस्था लोगों में डिस्ट्रीब्यूट हो, अंतिम पायदान पे खड़े व्यक्ति तक भी उस अर्थव्यवस्था का फायदा पहुंचे। एक गरीब आदमी को जो आज इसकी हैसियत नहीं है 853 रुपये का सिलेंडर खरीदने की, तो उसे 400 रुपये में वापस मिले, तब तो कम से कम समझ में आती है बात कि हाँ जी अर्थव्यवस्था हमने इतनी बढ़ गई है कि अब हमारे पास सरप्लस पैसा है। अर्थव्यवस्था किसकी बढ़ रही है? अडानी की। अर्थव्यवस्था किसकी बढ़ रही है? अंबानी की। अर्थव्यवस्था किसकी बढ़ रही है? जी चंद्रा वालों की। जितने भी इनके बीजेपी के तमाम बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनकी अर्थव्यवस्था बढ़ रही है, उनको क्लब करके आप देश की अर्थव्यवस्था बढ़ती हुई दिखा रहे हो। हमारी तो अर्थव्यवस्था बढ़ गई जी, चौथी अर्थव्यवस्था हो गई। भाई साहब 4 ट्रिलियन डॉलर की आप अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हो, उस 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था में 2.5 ट्रिलियन डॉलर का तो हमारे सरकार पे कर्ज भी तो है, वो भी तो गिना दो आप साथ साथ। एक्चुअल में हमारे पास क्या बचा? मात्र 1.5 ट्रिलियन। मैं रोज अपना, भाई साहब मेरा तो बजट 2 लाख रुपए का है महीने का, 2 लाख रुपए, 2 लाख में 1.5 लाख रुपए तो मैं कर्जा लेके काम चला रहा हूँ, तो मेरा बजट क्या हुआ साहब? 50,000 रुपये तो हुआ। 1.5 लाख तो मैं कर्ज ले रहा हूँ हर महीने, 1.5 लाख हर महीने कर्ज ले रहा हूँ, लेकिन खर्च रहा हूँ मैं 2 लाख रुपए बस। लेकिन मोदी जी के राज में सड़कें इतनी बेहतरीन बन गई हैं, वो लोगों की कमाई भी बढ़ रही है, महंगाई से क्या इतना? देखो सर, सड़कें बेहतरीन कौन सी बनी है? जिन पे टोल टैक्स लगता है। सड़क बेहतरीन तब बनेगी जब आप टोल टैक्स दोगे, अगर आप टोल टैक्स नहीं दोगे तो आपको सड़क बेहतरीन नहीं मिलेगी। सबसे दिल्ली का नज़दीकी, आपने यूपी से ही शुरुआत करी थी तो यूपी आज याद आ रहा है। सबसे नज़दीकी आप दिल्ली से बॉर्डर क्रॉस करो, आनंद विहार बॉर्डर क्रॉस करके आप मेरठ रोड पे जाओ, मेरठ तिराहा है, मेरठ तिराहे से आप मेरठ तक अगर आपने जाना है, तमाम सड़क पे मोदी नगर और ये बीच में जहाँ सारे रास्ते पे गड्ढे ही गड्ढे आपको मिलेंगे। क्यों? क्योंकि वो सड़क पे टोल नहीं लगता। लेकिन अगर आपने मेरठ टोल वाली रोड से आना है तो आपको 165 रुपये तो आपको जाने का देना पड़ेगा, 165 रुपये आने का देना पड़ेगा। 350 रुपये आप टोल दे के आ जाओगे तो आपको 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर की सड़क जो है बढ़िया मिल जाएगी, अगर आप टोल देने के हकदार हो तो। अगर आप टोल नहीं देना चाहते तो आप उन्हीं टूटी सड़कों से गुजरो। बस ये गरीबों के लिए उनका काम है। जिसके पास गाड़ी है और वो टोल भी दे सकता है तो वो वहाँ से निकल जाएगा एक्सप्रेसवे से, नहीं है तो भाई उसी टूटी सड़कों से होते हुए जाओ, बात खत्म। लेकिन एक तरफ दूसरे बड़े हिस्से में यहाँ पे जो देश दुनिया में की खबरें, मेन मीडिया पे जो इजराइल फिलिस्तीन की खबरें चलाई जा रही हैं, लेकिन उससे ध्यान हटा के मणिपुर में दोबारा से हिंसा भड़की है, उस पर क्या कहना चाहोगे? मणिपुर देश में कहाँ है सर? क्यों? मणिपुर देश में है ही नहीं, आप भूल गए। मणिपुर अब देश में नहीं है। हाँ, जब से उसमें राष्ट्रपति शासन लगा मणिपुर देश में ही नहीं है। अगर देश में होता तो उसके लिए ख्याल करा जाता। उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी कुछ अपील करते, सुरक्षा बलों को अलर्ट करते, वहाँ जाके दोनों समुदाय से बात करते, भाई क्यों लड़ रहे हो आपस में, क्या तुम्हारी समस्या है, उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाते, बताओ भाई कुकी और मैती समुदाय वहाँ पे लड़ते हैं, उन दोनों के प्रतिनिधियों को बुला के बात करते, समस्या क्या है तुम्हारी बताओ, हम उसे हल करते हैं। लेकिन मणिपुर देश में है कहाँ, गिनती में नहीं आता। मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों लोकसभा सीटें वो जीत चुके हैं, बात ही खत्म हो गई। एक सीट जीती वहाँ से, एक सीट की उसने जीती थी, दूसरे वो कोई फर्क नहीं पड़ता इन्हें। अगर वहीं पे अगर 40 सीट होती तो इन्हें 24 घंटे मणिपुर 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 ही दिखता। जैसे पश्चिम बंगाल में 40 सीटें हैं, तो पश्चिम बंगाल में इतना सा भी पत्ता मिल जाए तो फौरन पश्चिम बंगाल की इनके हाय पश्चिम बंगाल में ऐसा हो गया, हाय पश्चिम बंगाल में वैसा हो गया। 40 सीट लोकसभा की है ना, और राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है दूरदर्शी तरीके से या किसी भी तरीके से। शासन तो इन्हीं का चल रहा है, इससे पहले भी बीजेपी का शासन था, तो इन्हें कोई चिंता है ही नहीं। उसने मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, अब इन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया, तो भी अपरोक्ष रूप से शासन मोदी जी का ही चल रहा है। तो इसलिए मणिपुर की चिंता क्यों करेंगे? मणिपुर से वोट नहीं मिल रही ना जी। चलिए देखिए।